गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म जो है कब हुआ? 1907 ईस्वी में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। ठीक है, प्रयाग एक जगह का नाम है। तो जो भी शिक्षा दीक्षा था वो प्रयाग में हुआ। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। अब प्रयाग में जो है क्या है कि महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर, ठीक है, प्रिंसिपल बन करके जो है लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए, ठीक है, लड़कों की नहीं, लड़कियों की शिक्षा, क्योंकि ये विद्यालय जो था वो महिला के लिए था, तो लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, सन 1987 में उनका देहांत हो गया और 1907 में उनका जन्म हुआ था। तो 80 साल तक ये जीवित रही और 80 साल तक जो अपना सेवा भारत के लिए, लड़कियों के लिए दे करके गई। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है कविता वगैरह भी लिखा करती थी। तो निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा जो उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। और कविता के साथ साथ ये जो है गद्य खंड भी लिखा करती थी, कहानी वगैरह, जिसमें तुम्हारा रेखा चित्र और संस्मरण, ठीक है, संस्मरण का मतलब होता है किसी की याद में जो लिखा जाता है, वो प्रमुख है। और रेखा चित्र कहने का मतलब हो गया कि किसी के जीवन के बारे में जो पूर्वजों के अनुसार जो है चला जा रहा है, तो वो सब भी जो है इनका प्रमुख रहा है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। अब अतीत के चलचित्र, उसके बाद स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये चार जो है यहाँ पे उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनको जो है साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। ठीक है, और पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। अब जो भी एक कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उनमें जो है साहित्य का भी बात किया गया है, साथ ही साथ जो है एक और आज़ादी का भी बात किया गया है कि आज़ादी में कैसे जो है वो लोग आंदोलन कर रहे थे। और दूसरा बात ये किया गया है कि भारतीय समाज में स्त्री जीवन, यानी जो महिला थी, ठीक है, उन महिलाओं का जो जीवन कैसा था, उसका वास्तविक स्थिति का भी जो है हमें ज्ञान कराने का जो है प्रयास किया गया है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। और हिंदी गद्य साहित्य में जो है संस्मरण और रेखा चित्र, इन दोनों को जो है बुलंदियों तक, यानी कि आगे तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है, ठीक है, यानी जो श्रेय कहने का मतलब जरिया, ठीक है, वो महादेवी जी को ही माना जा सकता है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। और उनका जो संस्मरण है और रेखा चित्र, उसमें शोषित यानी जिसपे शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है, यानी उनके प्रति भी जो इन्होंने दया भाव दिखाया है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक। और उनकी जो भाषा शैली है, यानी जो भी
शब्दों का उन्होंने चयन किया है वो काफ़ी ज़्यादा सरल है और लोगों को पढ़ते ही जो है समझ आने वाला ऐसे शब्दों का जो है उन्होंने चयन किया है। तो यहाँ पे प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक शब्दों का जो चयन किया गया है। तो यहाँ तक हमने जो है महादेवी वर्मा की जीवनी को देखा। अब जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो उनके बारे में कुछ बताया गया है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। और यहाँ पे जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो महादेवी जी के बचपन के बारे में है और अपनी याद के अनुसार, ठीक है, क्योंकि बचपन जो है बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन इनको याद था और वे जब विद्यालय में पढ़ रही थी तब का बात यहाँ पे लिखा गया है। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। और इस खंड में या इस भाग में जो है लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, यानी समाज में उनके साथ किस तरह का जो है वो व्यवहार किया जाता था, विद्यालय की सहपाठिनों और साथ ही साथ विद्यालय में पढ़ने वाली इनकी जो लड़कियां दोस्त हुआ करती थी, छात्रावास के जीवन, और छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल, तो हॉस्टल का कैसा जीवन था, और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का, और स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था उन सभी प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कि हम इनके बचपन में चले गए। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, और बचपन जो है किसको प्यारा नहीं। एक बूढ़े को भी अगर उसके बचपन को याद दिलाया जाए तो वो भी जो है एकदम मस्त हो जाएगा और कहानी सुनाने लगा कि हाँ बच्चा में वैसे करते थे, यहाँ जाते थे, आम के दिन में आम झाड़ा करते थे, दिन दिन भर आम खाते रहते थे, घर आते थे फिर कुटाना पड़ता था। तो बचपन में सही में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, क्योंकि बचपन के जैसा फिर वैसा जीवन आदमी कभी जी ही नहीं पाता है। बड़ा होता है तो उसके कंधों पर जिम्मेवारी डाल दिया जाता है, घर बार संभालो, और ज़्यादा बड़ा होता है तो शादी ब्याह करवा देता है, फिर बाल बच्चा संभालो, बीवी संभालो, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है तो उसका बाल बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका ब्याह हुआ करता है, फिर दादा पोता बन करके जो है वो खेलते कूदते जीवन गुजर जाता है। लेकिन वैसा बचपन जो अपना वो जिया होता है ऐसा फिर उसको वापस नहीं मिलता। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, ठीक है, बचपन ऐसा लगता है कि सपने में सब कुछ देखनी है। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, ठीक है। अब ये जो महादेवी वर्मा बता रही है कि मेरे परिवार में जो है कई पीढ़ी ऐसा चला कि सिर्फ लड़के ही पैदा होते थे, लड़कियां तो कभी होती ही नहीं थी। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं, 200 साल तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, ठीक है। परम धाम यानी भगवान के घर, यानी मार दिया जाता था, क्योंकि पहले का समाज ऐसा ही था। दहेज के डर से जो है लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। आखिर माँ बाप को डर क्या चीज़ का रहता था कि बेटी है दहेज देना पड़ेगा, शादी ब्याह में लफड़ा होगा। कुछ लोग तो जो है अगर बेटी काली रहती थी तो बोलती थी कलिया से जो है कौन शादी करेगा, तो उस डर से भी जो है लोग मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, ठीक है। अब जो है 200 साल तक तो कोई लड़की हुई नहीं, तो इनके बाबा जो थे यानी इनके पिताजी, उन्होंने जो है बहुत दुर्गा पूजा की, यानी माँ दुर्गा का जो है काफ़ी ज़्यादा ये पूजा अर्चना किए। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, ठीक है। और सब किसी का जो है खानदान का कोई ना कोई जो है भगवान होते हैं, तो इनकी जो कुल देवी थी यानी इनके खानदान का जो देवी थी वो दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। अब किसी के खानदान में जो है 200 साल तक अगर लड़की नहीं हुई है, तो अचानक से अगर भगवान का कृपा बरस जाए और उस घर में लड़की हो जाए तो उसका पैदा होते ही जो बहुत ज़्यादा खातिरदारी होगा, उसकी हर एक मांग को पूरा करने का जो है परिवार के हर एक सदस्य जो है कोशिश करेंगे। और बाकी जो समाज में लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता था वे सारा व्यवहार जो इनके साथ नहीं किया जाता था। तो इसलिए वो कह रही हैं कि जब ये जन्म ली तो इनका बहुत ज़्यादा खातिर हुआ और
उनको जो है वो सब नहीं सहना पड़ा जो बाकी लड़कियां सह रही थी। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे और इनके बाबा जो थे वो फारसी और उर्दू दोनों भाषा को जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, ठीक है, और पिताजी जो थे वो अंग्रेजी भी पढ़े हुए थे। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, यानी घर में हिंदी का कोई नामो निशानी नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई, यानी कि उनकी माता जो है जबलपुर से आई ब्याह करके, तब वो अपने साथ जो हिंदी लेकर के आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, ठीक है। अब बाकी जो गुण है इनको अपने पिता से मिला, लेकिन जो हिंदी में लेखन का जो कला मिला, जो हिंदी में लिखने का गुण मिला, वो किससे मिला? इनकी अपनी माता से मिला। तो वो ज़्यादातर जो पूजा पाठ किया करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, ठीक है। पंचतंत्र जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, तो उस किताब को जो है पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, तो बाबा कहते थे कि हम इसको जो है विदुषी बनाएंगे। विदुषी का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। अब पुरुष रहता है तो उसको विद्वान कहते हैं, और स्त्री रहती है तो उसको विदुषी कहते हैं। तो मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, और शुरू से जो है अगर घर परिवार के लोग ही जो है वो कुछ बड़ा सोचें तो बच्चे भी जो है बड़े करने का कोशिश ही करेंगे। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो घर का भी भाषा था उर्दू फारसी, वो भी सोचते थे कि ये भी सीख ले, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। लेकिन इनके भेजे में नहीं जा रहा था वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए जो है वो नहीं पढ़ी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा, ठीक है, क्योंकि उर्दू सिखाने का काम जो मौलवी साहब का है, तो मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। और कारण क्या हो सकता है? क्योंकि मौलवी साहब लोग जो होता है वो बड़ा बड़ा दाढ़ी रखे रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये बचपन में बड़े बड़े दाढ़ी को देख करके डर गई होगी, या फिर उनके पढ़ाने का तरीका जो है इनको पसंद नहीं आया होगा, इसलिए जो चारपाई यानी खटिया के नीचे जा करके छिप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। अब जो है पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, ठीक है, पूरा नहीं जानती थी लेकिन थोड़ा बहुत इनकी माँ जो है संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, और गीता में अगर देखा जाए तो जितना भी श्लोक उसमें दिया गया है सारा का सारा संस्कृत में रहता है, तो इसलिए उनमें जो है इनका विशेष रुचि था। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी, ठीक है। अपनी माँ के साथ जो है महादेवी वर्मा भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुना करती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। उसके बाद जो है इनका जब बड़ी हो गई तो मिशन स्कूल में रख दिया गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। अब हर एक स्कूल का अपना एक इन्वायरमेंट होता है, अपना एक प्रेयर होता है। तो यहाँ पे जो है इनका इन्वायरमेंट भी अलग था, प्रेयर भी अलग था। मेरा मन नहीं लगा। अब इनका मन नहीं लगा तो वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि 200 साल के बाद जो है ये एक बेटी हुई है, तो जैसे ये नचाएगी वैसे सब परिवार के सदस्य को नाचना पड़ेगा। जाने में रोने धोने लगी, अब ड्रामा करने लगी कि ना जीवा हम। तब उन्होंने मुझको क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, ठीक है। अब वहाँ पे एक कॉलेज था, यानी स्कूल भी होगा वहाँ पे, तो क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई, ठीक है। अब जो है वो उनको जब पढ़ने के लिए भेजा गया, और यहाँ तक कि जो है घर के परिवार के सदस्य भी जो है कॉलेज या स्कूल का जो चुनाव कर रहे थे, तो खास करके जो है गर्ल्स का ही, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हो वैसे स्कूल और कॉलेज का जो चुनाव किया जा रहा था। तो इनका जो एडमिशन हुआ वो 5वें दर्जे में हुआ। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय, ठीक है। और यहाँ का जो वातावरण था, इन्वायरमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इनको पसंद आया। हिंदू लड़कियां भी थीं, ईसाई लड़कियां भी थी, यानी दोनों धर्म की थी, हिंदू की भी थी और ईसाई धर्म की भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, ठीक है। मेस का मतलब होता है जहाँ से खाना वगैरह बनता है, जिसको कैंटीन वगैरह हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। बाहर में हम लोग रहते हैं तो मेस से ही खाना जाता है, वहीं पे जो है वो बुक कर दिया जाता है कि महीना महीना में जो है आपको पैसा मिल जाएगा, और बाकी आप जो है होम डिलीवरी डेली करते रहिएगा। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, और इनका जो रसोई घर था, ठीक है, वहाँ पे प्याज तक नहीं बनता था। बहुत सा ऐसा जगह होता है जहाँ लहसुन और प्याज जो है दोनों बंद रहता है, कभी उन लोग नहीं खाता। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी, ठीक है। और जो हॉस्टल का एक कमरा था तो उसमें एक कमरे में जो है 4 छात्राएं यानी 4 लड़कियां जो है रहा करती थी।
उनमें पहली ही साथीन सुभद्रा कुमारी मिली। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि कविताएं लिखती है, उनका भी एक कविता है मेरा बचपन। तो पहली ही साथीन का यानी कि जो है जो दोस्त थी, मित्र थी, उनका नाम था सुभद्रा कुमारी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। ठीक है, और उनका जो क्लास था वो 7वें यानी 7 इनसे बड़ी थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। ठीक है, और वे कविता लिखा करती थी और महादेवी वर्मा क्या करती थी, बचपन से उनके साथ तुक मिलाती थी। जैसे हम लोग तुक मिलाना का मतलब हो गया जैसे मोटा का छोटा। ठीक है, तो उनके साथ जो है कॉपी करती थी कि जैसे वो लिखती है वैसे उसके साथ मिलाते जाती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। ठीक है, और बचपन में जो इनकी माँ भी लिखा करती थी और पद भी गाया करती थी, चाहे वो सूरदास का हो, चाहे कबीरदास का हो, चाहे मीरा का हो। तो मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। ठीक है, और इनकी माँ जो है विशेष रूप से मीरा का पद गाया करती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। ठीक है, जैसे ही सुबह होता था तो यही पद गाया जाता था, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। प्रभाती गाती थी। ठीक है, प्रभाती यानी सुबह के समय जो गाया जाता है। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। ठीक है, और उन्होंने भी जो है सुन सुन करके ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। ठीक है, खड़ी बोली यानी कि एक तुम्हारा बुंदेल का बोली होता है, तो उस बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी और इनसे 2 साल सीनियर थी, इसलिए जो है उनका नाम जो है बहुत लोग जान चुका था। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। ठीक है, और ये जो है जितना भी कविताएं वगैरह लिखा करती थी तो सब छिपा छिपा करके लिखती थी महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी से। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? अब जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो खुद जाकर के उनसे पूछती है कि महादेवी क्या तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। ठीक है, उनको डर था तो इसलिए वो डायरेक्टली कह देती है नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, और फिर उन्होंने जो डेस्क की किताबें थी वहाँ का तलाशी ली। उसके बाद पता चला कि बहुत सारा कविता लिखा हुआ जो है निकल पड़ा। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। अब जैसे किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो पूरा जो है वो उसको घुमाया जाता है। ठीक है, पुलिस जब पकड़ के लिखता है ना, हथकड़ी पहना दिया और उसके बाद लेकर के जा रहा है तो वो खींच करके लिखता है तो सब कोई देखते जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ। उन्होंने जो है वो क्या किया, एक हाथ में कागज ले ली और एक हाथ से इसको पकड़ ली और पूरा हॉस्टल में दिखा दी कि देखो महादेवी वर्मा भी जो है कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। ठीक है, अब धीरे धीरे इनका मित्रता जो और ज़्यादा बढ़ गया। क्रास्तवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। ठीक है, क्रास्तवेट में जो है एक पेड़ का डाल बहुत नीचा था, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे क्योंकि डाल बहुत नीचे था तो इसलिए उस पर बैठ जाया करती थी। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। ठीक है, अब बाकी लड़कियां जब खेलने में अपना समय बर्बाद करती थी तो महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो आपस में तुक मिलाया करती थी कि हम जो कविता लिख रहे हैं वो तुम उसका तुक मिला करके लिखो। तो आपस में जो है वो एक एक नया कविता तैयार हो जाता था। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, और उस समय एक पत्रिका निकलता था। ठीक है, पत्रिका यानी कि जैसे हम मैगजीन वगैरह बोल सकते हैं उसको। तो उस किताब का नाम था स्त्री दर्पण, यानी खास करके जो है वो महिलाओं के लिए ही निकलता था। उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी और इनका जो तुकबंदी था यानी आपस में जो इन लोग तुक मिला करके लिखा करती थी तो वो छप भी जाता था। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। अब क्योंकि हम लोग जब कविता का अगर काम करेंगे तो कवि सम्मेलन होगा तो वहाँ हम लोग को जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग को भी मौका मिले अपने कविताओं को जो है प्रस्तुत करने का, तो इसलिए जो वो वहाँ जाया करती थी। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदी के बारे में लिखा करते थे तो इसलिए प्रचार प्रसार भी था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1917 में आई यानी 10 साल। ठीक है, यानी 10 साल की उम्र में जो है यहाँ पे ये पहुंची थी।
उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। ठीक है, और वहाँ जो सत्याग्रह आंदोलन जो चल रहा था गांधी जी का, वो वहाँ पे शुरू हो गया था। और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। और एक आनंद भवन, ठीक है, स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जैसे सब कोई सेंटर रखता है ना, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का एक सेंटर होता है, तो उसी तरह से जो है सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो उसका भी एक सेंटर रखा गया कि यहीं पे लोग आएंगे, यहीं पे जो है मीटिंग वगैरह होगा, सभा होगा, और यहीं से जो है विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे जो है हम लोग को किस तरह से आंदोलन को बढ़ाना है। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, और क्रॉसवेट की जो मैडम थी वो इनको साथ ले जाया करती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे तो कभी श्रीधर पाठक होते थे। ठीक है, हरिऔध सिंह उपाध्याय, ठीक है, इनका भी एक नाम है कविता वगैरह लिखने में। और कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे, क्योंकि इनको भी जो है अपना कविता को प्रस्तुत करने का जो है काफ़ी ज़्यादा मन में उत्साह होता था। तो मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। ठीक है, महादेवी वर्मा बताती हैं कि इनको जो है अधिकतर क्या मिलता था, तो प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, और पदक का मतलब हो गया मेडल। ठीक है, तो 100 से कम मेडल इनको नहीं मिला था। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। ठीक है, एक बार जो है घटना बता रही है कि एक कविता पर इनको चांदी का एक कटोरा मिला था, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। ठीक है, नक्काशीदार कहने का मतलब हो गया कि उस पर जो है हाथ का कारीगरी किया हुआ था, कुछ छपा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा सुंदर भी था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में, और वो जो है अधिकतर नहीं जाया करती थी। महादेवी वर्मा जो है हर एक कवि सम्मेलन में पहुंचा करती थी। मैंने उनसे आकर कहा, देखो या मिला। ठीक है, अब जैसे ही उनको ये मिला तो दोनों में मित्रता था, तो इसलिए आकर के जो है सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाती है कि देखो या मिला। और क्या मिला, तो चांदी का एक कटोरा मिला था। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। ठीक है, अब सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कह दी कि ठीक है, चलो तुमको चांदी कटोरा मिल गया तो ठीक है, अब तुम खीर बनाओ और इस खीर को जो इस कटोरे में मुझे बना करके खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। ठीक है, बापू यानी महात्मा गांधी। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक या दो आने देश के लिए बचाते थे, क्योंकि बात है तुम्हारा 1917 का। तो 1917 में जो पैसा चलता था वो आना में चलता था। ठीक है, रुपया जो है वो बाद में बना, पहले आना था, कौड़ी था, ये सब चलता था। तो जेब खर्च में से जो है एक एक या दो आना जो है देश के लिए बचाते थे। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पैसों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भले ही कोई आंदोलन कर रहे तो आंदोलन में भी तो खर्च होता है, तो इसलिए वहाँ पे पैसे चाहिए ही। अब वो भले चंदा के रूप में इकट्ठा करे या किसी से मांग के इकट्ठा करे। तो उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। ठीक है, चांदी का कटोरा मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। ठीक है, बापू भी कहने लगे कि दिखा मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब जो है कटोरा जैसे ही मिला उनको, बापू को, तो डायरेक्टली पूछते, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया, लौट आई। अब गांधी जी मांग ली हैं, अब बेचारी मुंह से जो है कुछ बोल ही नहीं पा रही, क्या कहती वो, बोलती नहीं देंगे कटोरा। तो इसलिए वो दे दिया और चुपचाप लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। अब इसको जो है दुख इस बात का कि कटोरा चल गया, उसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि कटोरा लेकर के कम से कम ये तो कहते कि आखिर कौन सा कविता तू सुनाई जो तुमको ये मिला। लेकिन यहाँ पे कविता के बारे में तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। तो सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने, बड़ी जोश चढ़ा था तुमको दिखाने का, जाओ। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। ठीक है, अब कटोरा चल गया तो चल गया, उसे क्या कर सकते हैं, लेकिन खीर तो हम खाएंगे तो खाएंगे। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया।
ठीक है। अब महादेवी वर्मा जो है वो खुश थी, भले यहाँ सुभद्रा बोल रही है कि नहीं तुम मुझको पीतल के कटोरे में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में, हमको तो खीर खाना है। लेकिन जो है महादेवी वर्मा को इस बात का खुशी हो रहा है कि चलो मेरा पुरस्कार कम से कम जो है किसके पास गया, महात्मा गांधी यानी बापू के पास गया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, ठीक है। अब वो हॉस्टल छोड़ करके चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जीवुनिशा हमारे कमरे में आकर रही, ठीक है। अब उनकी जगह पे जो एक मराठी लड़की आई महाराष्ट्रन, जिसका नाम था जीवुनिशा, वह कोल्हापुर से आई थी, ठीक है। कोल्हापुर नाम सुना ना, हेरा फेरी में बोलता है कि मेरे बाप का जो है बड़ा सा प्लॉट कोल्हापुर में है, तो जा धोती उधरे सुखाना। तो वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। अब जेबुन जो है वो महादेवी वर्मा का बहुत सारा काम कर देती थी। और जैसे कि पता है कि लोग जब मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी को उसका ओरिजिनल नाम से कभी नहीं पुकारता है। अब देखो जेबुनिशा से बन गई जेबुन। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। अब जो जेबुनिशा आई थी तो वो महादेवी वर्मा का बहुत सारा काम करती थी, जैसे डेस्क साफ कर देना, किताबें ठीक से रख देना। तो इससे क्या होता था कि उनको जो है बाकी के काम से जो है छुटकारा मिल जाता था, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा अवसर मिलता था कि वो और भी कविताएं लिख सके। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, ठीक है। वो क्या करती थी तो मराठी के साथ साथ जो मिला जुला हिंदी बोला करती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी जीनत बेगम, और एक उस्तानी थी जिसका नाम था जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। वाह देसी कौवा मराठी बोली। तो यहाँ पे जो है वो जीनत बेगम जो थी वो काफ़ी मतलब मराठी वगैरह या और भी किसी भाषा का जानकार अच्छा खासा थी। तो इसलिए जब भी जेबुनिशा जो है इकड़ा तिकड़ा यानी कि टूटा फूटा, ठीक है, या लोकर लोकर का मतलब वही हुआ टूटा फूटा, जैसे हिंदी और मराठी दोनों को मिला करके जब बोला करती थी तो उस्तानी जी से जो है ये देखा नहीं जाता था, और वो बिना टोके जो है रह ही नहीं पाती थी। डायरेक्टली कहती थी वाह देसी कौवा मराठी बोली। तो जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, या मराठी कौवा मराठी बोलता है, ठीक है। वो कहती है कि मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी, जैसा कि महाराष्ट्रन लड़की लोग को जो देखा होगा सब कि उन लोग जो है साड़ी जो है किनारीदार हो गया और ब्लाउज वगैरह जो पहनती है, तो उसी तरह से जो है जेबुन भी पहना करती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे, ठीक है। हम यहाँ बोलना चाहिए उसको मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलूँगी, लेकिन ये कहती है कि हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। सांप्रदायिकता का मतलब हो गया जैसे हम लोग अभी हिंदी भाषा को प्रधानता देते हैं, तो यहाँ पे जो है किसी पे जोर वगैरह नहीं डाला जाता था कि आप हिंदी भाषा का यूज़ कीजिए, इंग्लिश का यूज़ कीजिए। यहाँ जो भी जहाँ से आती थी, अवध की लड़की है तो आपस में अवधी बोलती थी, अवध भी एक भाषा का है। बुंदेलखंड की आती थी तो वो बुंदेली बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी में थे, ठीक है। भाषा भले वो आपस में किसी तरह से बात करती हो, लेकिन पढ़ती थी हिंदी में। जैसे अभी देखते हैं कि बहुत सारा लड़का लोग जो है हॉस्टल में जाके रहता है, अब मिल गया एक एक घर गाँव का, तो क्या हिंदी में बतियाएगा, डायरेक्टली बोलेगा ए चल भी रे खाए लेगा, पहन भी का कपड़ो अच्छा ओकरा धो दिए गटी, तो खोटे में बात करेगा, हिंदी नहीं बतियाएगा। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी, और उर्दू भी जो है इनको पढ़ाया जाता था, लेकिन ये आपस में जो है अपनी ही भाषा में बोला करती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था, ठीक है। एक ही मेस से खाना खाया जा रहा है, एक ही प्रार्थना को जो है किया जा रहा है, फिर भी जो है किसी तरह का विवाद नहीं होता था, किसी तरह का कोई जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है, ठीक है। जब ये विद्यापीठ में आई, जो महिला विद्यापीठ था जहाँ पे ये प्राचार्य का काम जो है प्राचार्य का काम कर रही थी, तो तब तक इनके बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है।
कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को बचपन में अगर कोई बात सिखाया जाता है तो उसको बड़े होने तक, क्या बूढ़े होने तक, वो जो है उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ के ज्वारा के नवाब रहते थे। ठीक है, बचपन का एक और संस्कार था कि ये जहाँ पे रहती थी वहाँ ज्वारा के नवाब रहते थे, नवाब यानी राजा। तो उनकी नवाबी छिन गई थी। ठीक है, यानी उनका जो साम्राज्य था वो छिन गया था। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। ठीक है, यानी महादेवी वर्मा से कहा करती थी कि हमको ताई कहो। ताई का मतलब चाची होता है। ठीक है, तो ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। ठीक है, चची जान, क्योंकि मुसलमान में ऐसा होता है, भाई जान, चचा जान, चच्ची जान, अब्बा जान, तो सबके साथ जान लगाना जरूरी है। तो ये चच्ची जान कहती थी। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। ठीक है, अब इनका जो जन्मदिन था, महादेवी वर्मा का जो जन्मदिन था वो उनके यहाँ मनाया जाता था, और उनके जन्मदिन जो है हमारे यहाँ मनाए जाते थे। यानी अदला बदली होता था। अगर मेरा बर्थडे है तो उसके घर में, और उनका बर्थडे है तो इनके घर में। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। ठीक है, और महादेवी वर्मा बता रही है कि उनका जो है एक लड़का था, और महादेवी वर्मा से जो है वो कहा करती थी कि इनको राखी बांधो, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। अब जैसे होता था कि रक्षाबंधन के दिन अगर बहनें जो है राखी बांधने के लिए भूखी रहती हैं तो भाइयों को भी जो भूखा रखा जाता था। लेकिन अब ये परंपरा नहीं रह गया। भाई जो है पहले पूरा पेट भर के खा लेगा, बहन तू भूखे रहो, कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी भी जो है हम लोग के यहाँ होता है, खाने नहीं मिलता। जब तक जो है नहीं बांधेंगे तब तक भूखे रहना। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार का मतलब बिना खाए पिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। ठीक है, और बार बार जो है महादेवी वर्मा से ये कहलाती थी कि भाई जो है क्या भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहन राखी जब बांधती तो हम लोग उसको कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। तो यहाँ पे भी जो है कुछ ना कुछ इनको मिलता था, या तो लहरिया मिलता था या उसके जगह कुछ और मिलता था। लहरिये का मतलब होता है रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी, जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। तो इनको अक्सर जो है साड़ी मिलता था या कुछ और भी मिल सकता था। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे, क्योंकि मुहर्रम हो गया या ईद हो गया तो ये ज़्यादातर जो है हरा कपड़ा पहना करते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें। ठीक है, नेग का मतलब पता है ना, यानी उनका कुछ भेंट वगैरह जो बनता है, ठीक है, शगुन वगैरह। तो महादेवी वर्मा का एक छोटा भाई आया, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। ठीक है, अब जैसे मुसलमान में ऐसा होता भी है कि हिंदू धर्म में जो है जाती है किसी के यहाँ तो डायरेक्टली कहती है दुल्हन, या फिर अभी भी बूढ़ी लोग जो है वो डायरेक्टली कहती है, नाम से कभी नहीं पुकारेगी। या तो बड़की कहेगी, या तो छोटकी कहेगी, या मंझली कहेगी, या तो कहेगी ए दुल्हीन, दुल्हीन इधर आ दुल्हीन। और ज़्यादातर भोजपुरी में देखना ये सब ज़्यादा मिलेगा। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, वो कहती हैं कि दुल्हन, यानी इनकी माँ से कह रही है कि जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। ठीक है, तो नाम रखा गया यहाँ पे मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। यानी इतना ज़्यादा दोनों परिवार में प्रेम था कि उनके द्वारा जो नाम दिया गया उसी नाम को आगे तक बढ़ाया गया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे
आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। ठीक है, अभी का समय अगर हम लोग देखें तो अभी क्या है कि एक परिवार का अगर 4 बेटा है तो चारों अलग है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है, जिस तरह से इस कहानी में बताया गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वो सपने जैसा ही है। आज वह सपना खो गया, शायद वह अपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो इनका कहना था कि शायद वह सपना सत्य हो जाता, यानी इनके बचपन का अगर सपना सच हो जाता तो शायद भारत का कथा यानी कहानी जो अभी कुछ और होता। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।